हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ लिया था फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो देखो, अपने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा था परिवर्तन यानी कि चेंज के बारे में, कि परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर पेपर का कटना एक परिवर्तन है, एक चेंज है ना। पहले पेपर पूरा था तो उसको काट दिया, यानी कि दो भागों में बांट दिया, तो एक चेंज यहाँ पर है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, मान लो ये मार्कर है, इसको हम बीच से तोड़ दें तो ये भी क्या होगा, एक चेंज होगा। या हम क्या करें, इसको जला दें आधा, इस मार्कर को, ये प्लास्टिक से बना है, इसको हम आधा जला दें। ठीक है, तो आधा जब ये जल जाएगा तो वो भी क्या है, एक चेंज है ना। कुछ ना कुछ प्रक्रिया प्रतिक्रिया जो है इसमें हो रही है, यानी कि चेंज यहाँ पर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो चेंज है ये दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक, और एक होता है रासायनिक। तो ये जो भौतिक परिवर्तन है, जिसे हम फिजिकल चेंज भी बोलते हैं, ये किस तरह का चेंज है। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। ये जो भौतिक परिवर्तन है, या हम कहते हैं फिजिकल चेंज, ये एक ऐसा परिवर्तन है जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बना। मान लो पेपर को काटना, ठीक है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज है। तो पेपर कट रहा है, ठीक है, कट करके भी क्या बन रहा है, पेपर ही बन रहा है ना। पेपर ही तो है, बस काट रहे हैं उसको हम, क्या कर रहे हैं, शेप में चेंज कर रहे हैं। यानी कि पहले उसको काट दिया, फिर हमने क्या कर लिया, उसका जो शेप था उसको ही बदल दिया पूरा, है ना, उसको काट करके। ठीक है, मान लो हमने कहा कि एप्पल है, एक हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई एप्पल है या कोई फ्रूट है, ठीक है, इसको हमने बीच से काट दिया, ये ऐसे में काट दिया, बीच से कैसे भी काट सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या होगा, दो भागों में या चार भागों में बटेगा। ठीक है, तो क्या इसमें कोई कोई इससे नया पदार्थ बना। देखो, नया पदार्थ तो नहीं बना, जो है वही है। जो एप्पल पहले भी था, एप्पल अभी भी है। बस क्या डिफरेंस आ गया, साइज में डिफरेंस आ गया। पहले एप्पल कैसा था, पूरा गोल मटोल था। अब हमने क्या कर लिया, उसको काट दिया अलग अलग पीसेस में। ठीक है, तो चेंज यहाँ पर सिर्फ कैसा चेंज हुआ है, सिर्फ शेप में या साइज में चेंज हुआ है, बाकी इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह के चेंज को कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन। वहीं आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। तो ये ऐसे परिवर्तन है जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, मान लो ये पेपर है और इस पेपर को हमने जला दिया। मान लो ये हमारे पास कोई पेपर है, कोई शीट है, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया है, जला दिया है आग पर रख करके। क्या बन जाएगा, पेपर का क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा राख, बनेगा राख, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है एक नया पदार्थ। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जहां पर कोई नया पदार्थ बन रहा हो, उन्हें कहा जाता है केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब नया पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कैसा भी बन सकता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो देखो, इस तरीके से परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर पढ़ लिया था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है क्या, दोनों के एग्जाम्पल देख लिए थे इस तरीके से। फिर देखा था भौतिक परिवर्तन क्या है, और ये जो भौतिक परिवर्तन है इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर भौतिक परिवर्तन के गुणों के बारे में बात की थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, कि जो भौतिक परिवर्तन है वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता। ऊष्म प्रकाश और बिजली भौतिक परिवर्तन में ना तो उत्सर्जित होते हैं, ना ही अवशोषित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन को आमतौर पर उल्टा जा सकता है, इन्हें रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, आमतौर पर, सभी को रिवर्स नहीं किया जा सकता, और जो मोस्टली जो केसेस होते हैं उन्हें रिवर्स किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें बर्फ का पिघलना, मान लो ये कोई आइस क्यूब हमारे पास है, ठीक है, और ये आइस क्यूब क्या हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, पानी में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस पानी को वापस आइस क्यूब बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रीज कर लेंगे, ये वापस से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्या किया जा सकता है, उल्टाया जा सकता है आमतौर पर, हमेशा नहीं। आप कहोगे कि मान लो एप्पल है या कोई कोई क्या है, फ्रूट है हमारे पास, ठीक है, मान लो एप्पल ही है, इसको हमने बीच से काट दिया,
ठीक है, अब ये क्या हो गया है, इस तरीके से दो पीस में डिवाइड हो गया है। तो क्या अब हम इसको वापस से जुड़ा करके ऐसा इसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, है ना। ये एप्पल यहाँ से काट करके दो पीसेस में तो आ गया, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है उन्हें उल्टाया जा सकता है, यानी कि रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया इतना भी। फिर हम लास्ट लेक्चर में केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल चेंज में हमने पढ़ा था बच्चों कि ऐसा परिवर्तन जहाँ पर कोई नया पदार्थ बन रहा हो, ठीक है, उन्हें क्या उन्हें कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन, या हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज, कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में, कुछ हम एग्जाम्पल अभी देखेंगे। जैसे स्ट्राइकिंग यानी कि बर्निंग अ मैच, तो एक मैच स्टिक को जलाना यानी कि माचिस को जलाना, ये हमने पढ़ लिया था। ब्रेड बेक करना, एक नेल की रस्टिंग होना। ठीक है, लोहे का कोई भी हमारे पास कोई भी चीज है लोहे से बनी हुई, उसकी रस्टिंग कैसे होती है? चलो मान लो लोहे से बनी हुई ये हमारे पास एक रॉड है आयरन की, ये क्या है, ये है एक आयरन रॉड। अब देखो, ये आयरन रॉड पहले तो नॉर्मल रहती है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर, ठीक है, इनके साथ ये रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके क्या बनाती है, रिएक्ट करके फॉर्म करती है रस्ट। रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है, रस्ट फॉर्म करती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई भी लोहे की कील या कोई भी लोहे की चीज आपने देखी होगी, कुछ समय के बाद उसके ऊपर जो है ऐसी ब्राउन कलर की लेयर आने लग जाती है, ब्राउन कलर की परत आने लग जाती है, भूरे रंग की। तो वो क्या है, वो परत कहाँ से आई है, वो आई है जब ऑक्सीजन, वाटर, ये जो मॉइस्चर है, मॉइस्ट एयर है, इसने जब रिएक्ट किया है आयरन के साथ, तब ये जो है ये ब्राउनिश लेयर फॉर्म होती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी है, क्योंकि इससे जो हमारा मेटल है पूरा खराब होता जाता है, खोखला होता जाता है। ये रस्ट पूरा मेटल को खराब करने लगता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ज्यादातर जैसे हमारे ब्रिजेस हैं, रोड हैं, या मॉन्यूमेंट हैं, कोई भी बड़ी चीजें हैं, बड़ी इमारतें हैं, उन सभी में आयरन का काम होता है। ठीक है, उन सभी के कोई ना कोई पार्ट जो है वो आयरन से बना हुआ होता है। अगर इतनी इजीली इसमें रस्ट लगता रहेगा तो जल्दी आयरन खराब होगा। बहुत बिल्डिंग या ब्रिजेस जो हैं, बोट हैं, या हम कहें बड़े बड़े जो याच होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या हो सकते हैं इससे, उन सभी के लिए क्या है, ये डेंजरस है काफी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करने से। ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब रिएक्ट नहीं करेगा तो ये आयरन जो है सेफ रहेगा, इस पे कोई भी रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेफ कैसे करेंगे ये तो बाद की बात है, कुछ मेथड आपको बता देते हैं। जैसे कि ऑयलिंग करना, ग्रीस लगाना, पेंट करना, या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यानी कि जिंक की एक पतली लेयर जो है आयरन के बाहर से लगा देना, जिससे कि जो हमारा मेटल है वो सेफ रहता है। ठीक है, चलो सिल्वर टार्निशिंग की बात करते हैं। सिल्वर जो है वो टार्निश हो जाता है इस तरीके से, आपने देखो पहले ऐसे चमकदार रहता है, फिर इस तरीके से जो है ये ऐसे जो है ग्रेइश होने लगता है, थोड़ा ब्लैक होने लगता है। तो ये भी किस वजह से, ये भी किस साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, और इस तरीके से टार्निश हो जाता है। अब इसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, नहीं इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे फूड रॉटनिंग की बात करें, जैसे खाने का सड़ना। ठीक है, या आपने देखा होगा जब आप एप्पल काट देते हो, काट करके रखते हो, तो कुछ समय के बाद वो कैसा होने लगता है, ऐसा ब्राउन सा होने लगता है। तो क्या आप इस ब्राउन को वापस सही कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना, आप उतना पीस के कर लेते हो, काट के अलग कर लेते हो। ठीक है, तो वो कैसे हुआ है, वो हुआ है जब हमने ये एप्पल को काटा था, तो ये फिर रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने से ये क्या हो जाता है, इस तरीके से ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है। फिर दूसरा फ्रूट्स का सड़ना, है ना, रॉटन होना, सड़ जाना। तो जब भी कोई फ्रूट जो है या कोई फूड हमारा है, फ्रूट ना, अगर हम फूड कहें, कोई भी फूड आइटम है जब वो रॉटन होने लगता है यानी कि सड़ने लगता है, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते, वो प्रोसेस हो जाती है तो हम उतना पार्ट हटा देते हैं। तो क्या होता है, नई कोई चीज यहाँ पर बनती है। ठीक है, सड़ने के बाद वो अलग स्मेल करता है। ठीक है, काफी चेंजेस इसमें आ जाते हैं फ्रूट में जब वो सड़ जाता है, या कोई भी फूड जब सड़ जाता है।
तो दूसरी चीज ये है कि ये जितने भी हमने सारे चेंजेस पढ़े हैं इन्हें रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसे नहीं है कि ब्रेड हमने बना दी, अब वापस से इसको वापस से हम आटे में कन्वर्ट करें। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए, तो ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, परमानेंट ये होते हैं, ठीक है, अस्थायी नहीं होते। जैसे हमने भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था, ये कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। एक नया पदार्थ बन गया, तो यहाँ पर एक नया पदार्थ, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अगला है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, बिजली यहाँ से उत्सर्जित या अवशोषित हो सकते हैं। तो हीट, एनर्जी, ये सभी यहाँ से या तो रिलीज हो सकते हैं या एब्जॉर्ब हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अगला है, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि इन्हें उल्टाया नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम बात करें दूध से हम दही बना सकते हैं, ठीक है, दूध से दही बना सकते हैं। क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता ना, दूध से तो दही बन जाएगा, ठीक है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनाया जा। क्लियर? चलो, ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। तो देखो, इन प्रोसेस में साउंड भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। जैसे आतिशबाजी की बात करें, आतिशबाजी का विस्फोट, तो जब भी कोई आतिशबाजी जलती है, पटाखे जलते हैं, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज है। इस चेंज में जो है ध्वनि प्रोड्यूस होती है, साथ साथ आपने देखा होगा हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम अभी देखेंगे, पहले आप इन प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे गंध बदल सकती है ना, स्मेल में कोई चेंज या गंध आ सकती है। जैसे खाना खराब हो सकता है। जैसे देखो, जब खाना खराब होता है तो उसमें क्या होती है? गंध आ जाती है, एक अलग से जो स्मेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे हमने अभी बात करा कि सेब का टुकड़ा जब हम काटते हैं, ठीक है, तो उसको रखते हैं, तो तुरंत आपने देखा होगा कि वो ब्राउन यानी कि भूरा हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? रंग में चेंज हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, गैस उत्पन्न हो सकती है, जैसे हमने विस्फोट की बात की। विस्फोट से गर्मी, प्रकाश, ध्वनि और अप्रिय गैसें उत्पन्न होती है। तो जब भी आपने आतिशबाजी या कोई पटाखा, कोई भी फायर क्रैकर को जलाया हो, तो आपने देखा है कि उससे हीट, लाइट और साउंड तो प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ बहुत सारी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए,
तो यहाँ पर हमने केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज देख ली। पहले कि ये कैसी होती हैं, स्थायी हैं, परमानेंट है। दूसरा, यहाँ पर कोई नया पदार्थ बनता है, स्मेल आपको देखने को मिलेगी, कलर में जो है वो परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन, गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो काफी सारी ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो इतना आपको समझ में भी आया होगा। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि आयरन रस्टिंग, बर्निंग वुड, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एन एग, बेकिंग अ केक, केमिकल बैटरी, फायरवर्क्स, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, रॉटनिंग बनानाज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो जहाँ पर आपने केमिकल रिएक्शन वाला या केमिकल चेंज वाला टॉपिक डाला है, तो वहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज भी लिख ली होंगी, तो वहाँ पर आपको ये और एग्जाम्पल भी ऐड कर लेने हैं। चलिए, तो इन एग्जाम्पल को ऐड कीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ और पॉइंट यहाँ पर है, जैसे कि एक सामान्य परिवर्तन है जिससे आप परिचित होंगे, वह है लोहे में जंग लगना। आप जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आप किसी लोहे की वस्तु को कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो उस पर भूरे रंग की पदार्थ की एक परत जम जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। तो ये क्या है? इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। अब इसे थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, चलो, पहले आप इतना नोट करो। चलिए, तो देखो, प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारा है आयरन, देख पा रहे हो आप? ठीक है। आयरन वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, उस पर एक ब्राउन लेयर आ जा रही है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, रस्ट कह रहे हैं। रस्ट की एक लेयर क्या हो जा रही है, इसके बाहर से डिपॉजिट हो जा रही है। ठीक है, चलो, इस प्रोसेस को अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा या कई जगहों पर देखा होगा, कोई भी आयरन का कोई भी आर्टिकल है, उस पर इस तरीके से रस्ट लगा हुआ होता है। अब आप समझ तो गए हो कि ये वाटर और ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन यानी कि एयर से जो ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, वाटर हम जानते हैं। तो मॉइस्ट एयर भी हम कह सकते हैं, जैसे नमी वाली जो हवा होती है, तो देखो ऑक्सीजन उसमें है ही, नमी यानी कि किसकी वजह से, वाटर की वजह से, तो उसको हम मॉइस्ट एयर भी जो है इस पर रिएक्ट करती है। ठीक है, चलिए, तो जंग लगने के उदाहरण है, इनको थोड़ा समझते हैं। क्या क्या है उदाहरण, देखते हैं। तो जंग लगने के उदाहरण है, रसोई में गीला लोहे का तवा अगर ठीक से सुखाया जाए तो उसमें जंग लग सकता है। ठीक से, चलो,
तो गीला जो लोहे का तवा है, आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा, तो उसको अगर आप सही से नहीं सुखाते हो, जैसे पानी उसमें ही रहता है, तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पानी तो उसमें है ही क्योंकि हमने उसे धोया है, ठीक है, तो रिएक्ट करता है, तो आपने देखा होगा एक ब्राउन लेयर आ जाती है। लोहे की कढ़ाई आपने देखी होगी, उसमें क्या आ जाती है, ब्राउन लेयर आने लगती है, तो वो किसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से। ठीक है, अगला है पार्कों या खेतों के लोहे के गेट। पार्क में या खेत में जो भी लोहे के गेट है वो भी आपने देखे थोड़ा ब्राउनिश हो जाते हैं। बगीचे में रखी लोहे की बेंचें, उन पर भी जंग लग सकता है। घर पर आपने फावड़े और कुदाल को कुछ देर हवा में रहने के बाद जंग लगते देखा होगा। तो आपने ये जो फावड़ा है, कुदाल है, इसके अलावा लोहे की अगर हथौड़ी आपके घर में है तो आपने देखा होगा पानी लगते ही हल्का सा जो है एक रेडिश ब्राउन लेयर जो है उन पे डिपॉजिट हो जाती है। जंग लोहे के समान नहीं है, यह लोहे की सतह पर बनता है और ये एक अलग पदार्थ है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि जंक लोहा, ये नहीं, लोहे की सतह पर बनता है और अलग पदार्थ है। ठीक है, चलो, तो इसकी अभिक्रिया देखने से पहले आप एग्जाम्पल पहले नोट कर लीजिए, फिर इसकी प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, चलो, चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक समझते हैं, थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो चलो, पहला प्रोसेस है हमारा मैग्नीशियम पट्टी का जलना। फिर हम ये आयरन वाला भी पढ़ेंगे कि लोहे पर जंग कैसे लगता है, इसको भी हम देखेंगे। वैसे हमने प्रोसेस तो देख लिया इसकी, लेकिन थोड़ा डिटेल में कुछ और टॉपिक भी हम इसके समझेंगे। ठीक है, चलो, तो मैग्नीशियम पट्टी का जलना। अब देखो, हमारे पास इस तरीके से होती है मैग्नीशियम की रिबन। ठीक है, इस तरीके से ही होती है मैग्नीशियम की रिबन। ठीक है, तो मान लो एक रिबन का एक टुकड़ा हमने लिया और यहाँ पर है हमारे पास कैंडल, कैंडल की ये फ्लेम। ठीक है, अब कैंडल की फ्लेम पर हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नीशियम की पट्टी को जला रहे हैं। चलो, इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो। तो ये है मैग्नीशियम की पट्टी, ये है हमारे पास कैंडल। ठीक है, कैंडल पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम की जो पट्टी है, कैंडल से जब हम जला रहे हैं तो ये क्या होती है, एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलती है। जलती है तो क्या करती है, ये यहाँ से राख छोड़ती है। ठीक है, जल करके क्या बनाती है, राख बनाती है। राख ये एक जगह में इकट्ठी हो जाती है। क्लियर, समझ में आया क्या हो रहा है प्रोसेस में, कि आग हमने जो जो भी हमारा बर्नर है, कैंडल है, हम मैग्नीशियम का रिबन को साफ करके, इसकी जो ऊपर की जो लेयर है उसको साफ करके क्या करते हैं, इसको, इसका कंबशन करते हैं, इसको जलाते हैं। जब इसको जलाते हैं तो ये एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है और जल करके क्या छोड़ता है, राख छोड़ता है। यानी कि इसमें प्रोसेस में हुआ क्या, ये था हमारे पास मैग्नीशियम, इसको जलाया हमने ऑक्सीजन के साथ, इसने क्या बनाया, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम है, ये क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है। ये जला किससे, इस कैंडल से जला ना, तो किसकी प्रेजेंस में जला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न हुआ। ठीक है, और क्या बनाया इसने, इसने बनाई राख, जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस राख को अगर हम पानी में डाल दें, इस राख को क्या कर दें हम, वाटर यानी कि पानी में अगर हम डाल दें इस राख को, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि क्या होता है बच्चों, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्या हमारा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब इसको, इस राख को पानी के साथ मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इसकी प्रोसेस समझते हैं। एक पतली मैग्नीशियम पट्टी या रिबन को, एक छोटा सा रिबन का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसकी नोक को सैंड पेपर से साफ करना है। अब जो इसकी नोक है, यानी कि जहां से हम इसको जला रहे हैं, उसको सैंड पेपर से साफ कर देना है। नोक को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाना है और कैंडल की जो फ्लेम है इसके पास ले जाना है। अब हम क्या देखेंगे कि वह एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलेगा, यानी कि एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है।
जब ये पूरी तरह जल जाता है तो ये अपने पीछे चूर्ण जैसी राख छोड़ता है। ठीक है, तो जब ये जल जाता है तब ये क्या छोड़ता है, राख छोड़ता है, चूर्ण जैसी पाउडर फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके। क्लियर है? तो इतना नोट कीजिए पहले आप। चलो देखो इस तरीके से अब निम्नलिखित परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। क्लियर है इतना? चलो तो इतना वो आपको समझ में आया होगा, मैग्नीशियम की पट्टी को जब जलाया जाता है तो क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके आगे का बाकी का डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।